हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो बाइनोमियल थ्योरम पे आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने इसका बेसिक पार्ट कवर किया। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन के बारे में हमने सीखा कि अगर a एंड b बिलोंग्स टू r, मतलब a और b कोई भी रियल नंबर है और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, और अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा NC0, है ना। मतलब NCR हमने जैसे कॉम्बिनेशन में पढ़ा था वही वाला NC0 a रेज टू n b रेज टू 0, फिर NC1 a रेज टू 1। अब आगे का जो पैटर्न होगा ना वो क्या होगा, a से एक पावर कम होती जाएगी और b इंट्रोड्यूस होता जाएगा, b में बढ़ता जाएगा। a में कम होगा b में बढ़ेगा, a में कम होगा b में बढ़ेगा, और लास्ट क्या हो जाएगा, NC0 से स्टार्ट हुआ था, लास्ट क्या होगा NCn। a रेज टू n था तो अब वो a खत्म हो गया, अब b रेज टू n पे वो खत्म होगा, ठीक है ना। और मैंने आप सबको ये सब बताया था कि a और b के पावर का जोड़ हमेशा सेम होगा। तो देखो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर n-1 प्लस 1 क्या होगा, n होगा, n-2 प्लस 2 n होगा, n-3 प्लस 3 n होगा, यहाँ पर भी n है ना। तो पावर का जोड़ हमेशा n आएगा। और दूसरी चीज हमने डिस्कस करी थी कि जब भी हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली चीज जो सेकंड पॉइंट में बोलने वाला हूँ, कि जब भी हम किसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो उससे एक ज्यादा है। तो अगर यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आएगी। अच्छा, इसी चीज को, ये जो चीज है ना a प्लस बी रेज टू n को, है ना, इसको छोटा समराइज फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। समराइज मतलब समरी फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ a, b बिलोंग्स टू r, है ना, a, b रियल नंबर है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो इसको अगर मैं छोटे समराइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन, इसको समेशन भी पढ़ते हैं या सिग्मा भी पढ़ते हैं। समेशन देखो r कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। r कहाँ से शुरू हो रहा है, ये NCR होता है ना, तो r कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। r जा कहाँ तक रहा है, n तक। r की शुरुआत 0 से हुई, खत्म ये n पे हो रहा है। और बेसिकली इस पूरे चीज को समराइज करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, NCR a रेज टू n-r इंटू b रेज टू r, NCR a रेज टू n-r इंटू b रेज टू r। मतलब ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ना, इसको समराइज फॉर्म, समरी करके इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप खुद देख लो, जैसे मैं यहाँ r का वैल्यू, समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n तक मेरे को इसको क्या करना है, जोड़ते जाना है, इसका मतलब होता है समेशन। आपने क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, समेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ से शुरुआत करी और जहाँ अंत हो रहा है वहां तक हमें उस पूरे सीक्वेंस को जोड़ते जाना है। तो जब मैं यहाँ 0 डालूंगा तो देखो क्या आएगा, NC0, देखो r की वैल्यू 0, NC0 a रेज टू n-0 इज what, n, and b रेज टू 0 इज 1। तो पहला टर्म क्या आ गया, देखो NC0 a रेज टू n। फिर मैं r की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, a रेज टू n-1 b रेज टू 1, और ये आ गया NC1। फिर r की वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या आएगा, NC2 a रेज टू n-2 b का स्क्वायर। फिर 3 डालूंगा तो a रेज टू n-3 b क्यूब NC3। और फिर लास्ट में n डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, NCn a रेज टू n-n इज 1, मतलब a रेज किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1, और b रेज टू n, इस तरीके से। तो इसको है ना समराइज फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, या डिस्कस क्या करना है, आप इसको याद भी रख सकते हैं ऐसा, तो याद रखें, या फिर देखिए अगर a प्लस बी की जगह a माइनस बी की पावर n हो, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम यही चलेगा, बस ये b किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस बी से। कल एक क्वेश्चन किया था ना हमने, हमेशा a प्लस बी से ही पढ़ना, याद रखेंगे हम। a माइनस बी भी आ सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी की पावर है ना। तो उस केस में ये कैसा हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, नेगेटिव नंबर की पावर इवन यानी पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर की पावर ऑड यानी नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, a प्लस माइनस बी रेज टू n को, फिर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 गोस टिल n, NCR a रेज टू n-r, और b का रोल कौन चेंज आ रहा है, माइनस b रेज टू r, है ना। इतना इतना ही चेंज आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
सो नेक्स्ट हम सीखेंगे जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू n, है ना। a प्लस बी रेज टू n की जनरल टर्म, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं a प्लस बी रेज टू n में आपको पूछूं कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलोगे ये है ना, nc0 a रेज टू n। अगर मैं बोलूं इसकी सेकंड टर्म क्या है, तो आप बोलोगे ये। इसकी थर्ड टर्म क्या है, ये। फोर्थ टर्म क्या है, ये है। nth टर्म क्या है, ये है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज जब गौर करने वाली है कि a प्लस बी रेज टू n, मतलब जब भी मैं a प्लस बी रेज टू n के एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म की बात करूंगा, फर्स्ट टर्म की बात करूंगा, तो उसमें r की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। हमेशा फर्स्ट टर्म में, हमेशा जब भी मैं किसी मतलब बाइनोमियल से किसी चीज को या किसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करूंगा, तो उसकी फर्स्ट टर्म हमेशा r इज इक्वल टू 0 आएगी। सेकंड टर्म में क्या आएगा, r। सेकंड टर्म में r का वैल्यू 1 आएगा, है ना। इसी तरीके से थर्ड टर्म में r का वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप ये पैटर्न देख सकते हैं। और फोर्थ टर्म की बात करूंगा तो r का वैल्यू 3 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में r इज इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म में r इज इक्वल टू 1, थर्ड टर्म में r इज इक्वल टू 2, फोर्थ टर्म में r इज इक्वल टू 3। तो nth टर्म में r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, जब भी nth टर्म की बात करूंगा तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर फर्स्ट में 0 आ रहा है, देखिए फर्स्ट में 0 आ रहा है, सेकंड टर्म में 1 आ रहा है, थर्ड टर्म की जब मैं बात करूंगा तो 2 आएगा, फोर्थ टर्म की बात करूंगा तो r का वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। सो इस तरीके से आप जनरलाइज, तो है ना, nth टर्म की बात करूंगा तो r का वैल्यू n आ जाएगा, ठीक है ना। r का वैल्यू n आ जाएगा। यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन से, इस सीक्वेंस से ये देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए a प्लस बी रेज टू 4 का मुझे एक्सपेंशन करना है, तो मैंने कल भी आपको बताया था इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a रेज टू 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज टू 4, है ना। तो ये देखिए आप, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4c1 a रेज टू 4, सॉरी 4c0 a रेज टू 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b रेज टू 4। इस तरीके से भी इसको हम बाइनोमियल से, मतलब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 4c0 का वैल्यू 1 आता है, वो मैंने डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं इस एक्सपेंशन में आपको पूछूं कि इस एक्सपेंशन की सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म ये बोलोगे आप। तो सेकंड टर्म में r का वैल्यू क्या आया, सेकंड टर्म में r इज इक्वल टू क्या आया मेरा, r इज इक्वल टू 1 आया। जब मैंने सेकंड टर्म की बात करी तो r इज इक्वल टू 1, है ना। तो r का वैल्यू 0 आएगा जब मैं फर्स्ट टर्म की बात करूंगा, ठीक है। और जब मैं इसके फोर्थ टर्म की बात करूंगा तो r का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है ना। फोर्थ टर्म के लिए r का वैल्यू 3 आया, है ना। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूंगा तो n-1 आ जाएगा आपको, क्योंकि इसकी टोटल एक्सपेंशन कितनी है, 5 है ना इसमें, है ना। तो टोटल एक्सपेंशन के लिए जब मैं इसकी, जैसे अभी यहाँ पर मैं इसकी फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूँ ना, फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा, है ना। r का वैल्यू 4 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा n, है ना, क्योंकि एक्सपेंशन में एक टर्म ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिफ्थ टर्म में r का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। भाई 5 तो आ नहीं सकता ना, 5 तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो NCR मतलब 4C5 हो जाएगा, 5 तो हो ही नहीं सकता वो, है ना। तो यहाँ 4C4 तक जा सकता है। तो फिफ्थ टर्म की जब मैं बात करूंगा तो r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख लीजिए। तो जब मैं यहाँ पे जब इसी फर्स्ट टर्म आ रहा है, सेकंड टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है, फोर्थ टर्म आ रहा है, लास्ट टर्म जो होगा, लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म में r का वैल्यू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट टर्म जो होगा उसमें r का वैल्यू हमेशा n आ जाएगा। देखिए चेक करिए, ये लास्ट टर्म होगी LCM,
है ना। तो लास्ट टर्म में हमेशा आर का वैल्यू एल आ जाएगा। तो जब मैं इस पूरे एक्सपेंशन की लास्ट टर्म की बात करूंगा तो यही होगा ना। तो फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। अभी हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं कि किसी भी अगर आपको कोई बोले a + b⁸ 8, इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी, तो हम उसको खोलने थोड़ी ना बैठेंगे। तो जनरल टर्म के लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अभी मैंने आपको ये मतलब समझाया है, अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे किसी भी एक्सपेंशन का, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म निकाला जाता है ना। तो अब उसके लिए आप फॉर्मूला देखिएगा। तो जनरल टर्म कैसे दिया जाता है, ऐसे tr+1 इज इक्वल्स टू tr+1 इज इक्वल्स टू, ये पूरा चीज छुपा है, NCr a⁻n−r v⁻r। ये tr+1 क्यों लिखा है ना। क्यों ये r+1 क्यों लिखा, क्योंकि r की शुरुआत 0 से होती है ना बेटा, क्योंकि 0 से शुरू करेंगे हम, तो 0 + 1 1 होगा, तब जाके मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगी, है ना। तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ tr क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं tr ही लिखूंगा तो फिर मेरे को फर्स्ट टर्म, जब मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि r शुरू किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है ना। तो देखिए tr+1, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन a + b⁻m, है ना। तो जैसे tr+1 लिखा मैंने, tr+1 इज इक्वल टू NCr a⁻n−r इंटू v⁻r। तो जैसे कि इसी एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो अगर मुझे इस एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म निकालनी है, मैंने क्या बोला, इस एक्सपेंशन की मुझे क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म। तो मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इतना तो समझ में आता है। जब मैं बात करूंगा फर्स्ट टर्म की जब मैं बात करूंगा तो r = 0 होगा। अब आप समझ गए। अच्छा सर, जब मैं 100 टर्म की बात करूंगा तो r का वैल्यू कितना आएगा, 99। बिल्कुल सही बात है ना। 100 टर्म का बात करूंगा तो r का वैल्यू 99 आएगा। तो मैंने बात करी फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म के लिए बात करूंगा तो फर्स्ट टर्म में r का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 + 1 1, तो t1 देखो फर्स्ट टर्म। तो t1 = क्या आ गया मेरा, NC0 a⁻n−0 इज n v⁻0 मतलब 0। तो ये आ गया मेरा NC0 a⁻n, ये आ गई मेरी फर्स्ट टर्म। देखो ये रही NC0 a⁻n, है ना। जब मैं सेकंड टर्म की बात करूंगा तो मुझे r का वैल्यू यहाँ क्या डालना पड़ेगा, 1, है ना। तो देखो सेकंड टर्म के लिए मुझे r का वैल्यू 1 डालना पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, t1 1 + 1 = 2, यानी t2 का मतलब सेकंड टर्म, है ना। एपी में पढ़ते थे ना हम t1 t2 tn, है ना, वैसे ही पढ़ो इसको, tn ऐसे ही याद रखो, बस यहाँ पर r+1 होता है। तो t2 क्या हो जाएगा मेरा, t2 की बात कर रहा हूँ, मतलब जब मैं सेकंड टर्म की बात करूंगा तो r का वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा NC1 a⁻n−1 इंटू p⁻1, ठीक है ना। ये हो गई मेरी सेकंड टर्म, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, ओके। तो यहाँ पर जब r की वैल्यू मैं 100 की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 + 1, है ना। तो यहाँ r की वैल्यू जब मैं n की बात करूंगा, है ना, जब r = n हो जाएगा, n टर्म निकालनी है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, tn+1 = NCn a⁻n is 0 v⁻n। ये n+1, क्योंकि देखो हमेशा, अब इसका लॉजिक समझ में आएगा। tn+1 मतलब n+1 टर्म। हमें पता है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसमें पावर n होती है तो उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, n+1 आती है ना। तो NCn आ जाएगा, r का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, इस तरीके से लिखते हैं इसको पेश इस तरीके से करते हैं। तो ये जो पूरी मैंने चीज आपको समझाई है, ये पूरी चीज मैंने इस चीज के लिए समझाई है ना। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द जनरल टर्म। This is the formula to find what? The general term of any binomial expansion. ठीक है ना? tr+1 is equals to NCr into a⁻n−r into b⁻r। आप यही चीज कैप्चर कर सकते हो इसको, ये तो समेशन में लिखी थी ना हमने, ये चीज उतार के मैंने यहाँ पे डाल दी है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये चीज एज इट इज tr+1, ये मत भूलना ना, tr मत लिख देना, tr+1, क्योंकि हमें
जब फर्स्ट टर्म, ये ध्यान में रखना कि जब मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा तो r की वैल्यू क्या डालूंगा, 0, है ना। जब मैं फर्स्ट टर्म डालूंगा, जब मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा तो मेरी r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये सब इसका रीजन क्या है, देखो ना आपके सामने रीजन है। फर्स्ट टर्म में r 0 आता है, सेकंड टर्म में r 1 आता है, थर्ड टर्म में 2 आता है, फोर्थ टर्म में 3 आता है, तो लास्ट टर्म में क्या आएगा, n आएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। सो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम किसी भी बाइनोमियल का जनरल टर्म बताएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के मीडियम से इसको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें बोला है कि इस एक्सपेंशन का 7th टर्म निकाल के बताइए, और एक्सपेंशन है 4x/5 माइनस 5/2x की पावर 9। अच्छा, मेरे दिमाग में मुझे क्या पता है, मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है 7th टर्म। तो मुझे पता है कि 7th टर्म की जब बात होगी, तो जब बात 7th टर्म की होगी तो उसमें r का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, और ये मुझे पता है ना। तो r का वैल्यू 6 आएगा, तो n का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर, n का रोल प्ले कर रहा है 9। तो देखो ऐसे लिख दूंगा मैं, 9c6, है ना, tr+1, ऑफकोर्स tr+1 का मतलब क्या हो गया, t6+1 यानी 7th टर्म यानी t7। तो 7th टर्म निकालनी है मुझे, t7 निकालना है। तो देखो ये कोई भी टर्म निकालता है तो उसको r+1 लिखते हैं, ये r+1 लिखने का तरीका है ना। तो 7th टर्म निकालनी है, तो t7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9c6, है ना। r का वैल्यू 6 होगा क्योंकि 7th टर्म में r का वैल्यू 6 आएगा। 10th टर्म में क्या आया होगा, 9 आया होगा। फर्स्ट टर्म में क्योंकि 0 आता है ना। तो 7th टर्म के लिए 9c6, a का रोल कौन से कर रहा है, 4x/5, तो 4x/5 की पावर में क्या आ जाएगा, 9 - 6, है ना। यही होता है ना, NCR a की पावर n - r इंटू b की पावर r। सो 9 - 6 इंटू b का रोल कौन से कर रहा है, -5/2x। इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, ये r, मतलब 6 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे को हमारी 7th टर्म मिल जाएगी। तो देखो 9c6 4x/5 का क्यूब, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 4/5 का क्यूब, है ना, इंटू x का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 4/5, 9 - 6 3 होता है, तो 4/5 का क्यूब लिख दिया और x का भी क्यूब लिख दिया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। वापस रिपीट करता हूँ, कल मैंने आपको बताया था, नेगेटिव नंबर टू द पावर इवन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर टू द पावर ऑड इज ऑलवेज कम्स नेगेटिव, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को मैं चाहूँ तो -5/2 की पावर 6 भी लिख सकता हूँ, है ना, या फिर 5/2 की पावर 6 भी लिख सकता हूँ, जैसा लिखना चाहो। चलो लिख देता हूँ -5/2 की पावर 6, जो कि पॉजिटिव ही आएगा, है ना, इंटू 1/, ये x भी तो है ना बेटा, तो x की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है, माइनस की पावर इवन होता है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव आता है ना। तो चाहो तो ये नेगेटिव साइन हटा सकते हो। तो अब ये क्या बन गया मेरा, 5/2 की पावर 6। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा स्मार्टली, तो ये हो गया 9c6, बाद में सॉल्व करेंगे। ये हो गया 4 का क्यूब, ये हो गया 2�6, ये हुआ 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 का क्यूब, अलग अलग करके, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब इंटू x का क्यूब इंटू 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 इंटू 1/x⁻⁶। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करिएगा, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 2�6 भी क्या होता है, 64। आप 4 के क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और फिर 2 × 3 6, तो 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6, ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी सोच सकते हैं कि 2 की पावर 6 64 होता है, 4 का क्यूब भी 64 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। x क्यूब से x की पावर 6 भी कैंसिल होगा, तो x क्यूब आ जाएगा। और 5 के क्यूब से 5 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का क्यूब बचेगा।
तो what we are left with, we are left with T7 is equals to 936 multiply by 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब, 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो आंसर कैसा आ जाएगा, 936 को सॉल्व कर दीजिए, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, एनसीआर को ऐसे सॉल्व करते हैं हम, है ना, इनटू 5 का क्यूब सबको पता है 125 होता है, डिवाइडेड बाय x का क्यूब। ठीक है, ये हमारी 7th टर्म होगी T7। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ कर देते हैं रिमेनिंग पार्ट। सो T7 इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दीजिए, वहां पे भी 6 फैक्टोरियल है, इंटू 3 फैक्टोरियल है जिसका वैल्यू 6 होता है, इंटू 125 है, डिवाइडेड बाय x क्यूब है। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, 6 2 बार, ये 3 बार, फिर अगेन ये 1 बार, ये 4 बार, है ना। सो ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। सो आंसर आ जाएगा 84 इंटू 125 डिवाइडेड बाय x क्यूब। सो 84 इंटू 125 इज 10500 डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो ये हो गई हमारी 7th टर्म, है ना, बहुत आसान था। वापस देख लेते हैं, 7th टर्म निकालनी थी तो दिमाग में फटाफट हमारे क्या आ गया कि r का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ लिख दिया T7, पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे ये कि भाई जनरल टर्म निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। फिर लिखना T7 इज इक्वल टू 96 NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, और b का रोल कौन से कर रहा है क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करते वक्त माइनस प्लस की गलती ना करिएगा, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है। अब आगे जब अगर आपने इतना कर दिया ना, उसके बाद ये 7th 8th 9th की मैथ्स आप समझ सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करना, पावर है ना, तो पावर है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। अगर a अपॉन b की कंबाइंड पावर है क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं ना a क्यूब अपॉन b क्यूब, ऐसे ये सब छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसको इससे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो 7th टर्म हमारी क्या आ जाएगी, 10500 अपॉन x क्यूब। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस फॉर्मेट पे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, 10th टर्म निकालनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ 3a + 4/8। तो आपको पता है कि यार जब मैं इसको खोलूंगा तो इसकी जो 10वीं टर्म होगी, शुरुआत NC 0 से हुआ होगा, r का वैल्यू 0 शुरुआत में, तो 10वीं टर्म में r का वैल्यू कितना होगा, 9। ये तो कॉमन सेंस से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो 10th टर्म के लिए लिख देंगे यहाँ पर ताकि हमें आसान रहे। फॉर 10th टर्म ऐसे लिख देते हैं, फॉर 10th टर्म r शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 9, है ना। फॉर 10th टर्म r का वैल्यू 9 हो गया। अब फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, tr+1 यानी T10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13, n का रोल 13 प्ले कर रहा है, 13C9, है ना, 13C9, a का रोल 3a प्ले कर रहा है, 3a के लिए क्या हो जाएगा, 13 - 9 दैट इज 4, है ना, और 4 अपॉन a पॉजिटिव ही है, बीच में प्लस साइन है, तो 4 अपॉन a के लिए क्या हो जाएगा, 13 - 9 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, r, है ना। NCR a⁻n−r b⁻r, है ना, वही प्रोसीजर हर जगह हम फॉलो करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने की बारी आई है। तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल NCR, है ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल इंटू 3a की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू a की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है, इंटू 4 की पावर 9 डिवाइडेड बाय a की पावर 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे। तो अब आगे देखो, 13 फैक्टोरियल को लिखेंगे 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल,
और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है, 24 होती है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, ठीक है, इंटू 3 की पावर 4। अच्छा 3 की पावर 4, इसको पहले मैं एज इट इज लेता हूँ, बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। इंटू a की पावर 4 और a की पावर 9 जब कटेगा ना, तो नीचे a की पावर 5 बच जाएगा। यहाँ 4 है यहाँ 9 है, तो a की पावर 5 बच जाएगा। 4 की पावर 9 डिवाइडेड बाय a की पावर 5, ऐसा बच जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने इसको काट दिया है। अब देखो जो जो कट रहा है वो भी काटते जाइए। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, 12 के टेबल में 12 एक बार, 24 दो बार, ठीक है। अब कैलकुलेशन काफी बड़ी आने वाली है इसकी। सो 2 की टेबल में 10 5 बार, ठीक है। अच्छा तो इतना पार्ट तो आ गया हमारा। 13 और 11, 13 11 जब 143 होता है, 13 इंटू 11 इज 143 एंड 143 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, 715, 715 5 कैरी 1 1, हाँ 715 हो जाएगा। तो इतने पार्ट की कैलकुलेशन तो हमारी आ चुकी है, इतने पार्ट की कैलकुलेशन आ गई 715, है ना। अब ये है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये तो बहुत ह्यूज कैलकुलेशन आएगी, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन काफी बड़ी आएगी। तो 715 इंटू 3 की पावर 4, तो 3 9 27 81, ये हो जाएगा 81, और 4 की पावर 9 तो बहुत बड़ा नंबर होगा। सो 715 इंटू 81 अपॉन a रेज टू 5 इंटू, अब जब कैलकुलेशन ऐसी ह्यूज आती है तो आप इसको यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं ना। आप चाहो तो यहाँ पर भी इंटू 4 की पावर 9 करके ऐसे मतलब खत्म कर सकते हो, वो हमारा सही माना जाएगा ना, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी काफी लंबी आएगी। नीचे a रेज टू 5 लिखना मत भूलिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 715 इंटू 81 इंटू 4 की पावर 9। 4 की पावर 9 बहुत बड़ा नंबर होगा। 4 इंटू 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 4, है ना, काफी ह्यूज जाएगा ये। मेरे को तो 4 की पावर 4 तक 256 होता है, इतना पता है। 4 की पावर 5, है ना, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 1024, ठीक है ना, 1024, और ये 4 और इंटू 256, ठीक है, सॉरी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 1024 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 16, है ना, 256, यस। सो 4 की पावर 9 कितना हो जाएगा, बहुत ही बड़ा नंबर। 4 की पावर ये हो जाएगा आपका 1024 मल्टीप्लाई बाय 256। इस तरीके से जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन आती है ना, तो हम उनको पावर के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ पर इस तरीके से छोड़ देते तो भी चलेगा, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ा नंबर आएगा। 715 इंटू 81 इंटू 1024 इंटू 256 डिवाइडेड बाय a रेज टू 5, तब जाके हमें मिलेगा हमारा 10th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फॉर्मूला काफी इजी है, मेथड तो वही है, अप्रोच वही रहनी चाहिए, अप्रोच वही होगी आपकी। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब कभी ऐसा समझ जाइए कि करोड़ या 10 लाख से ऊपर अगर कैलकुलेशन हो रही है या ह्यूज कैलकुलेशन हो रही है, कभी आपने ऐसा देख लिया 11 की पावर 12, तो इसको करने थोड़ा ना बैठेंगे हम, या 13 की पावर 14 ऐसा नंबर देख लिया, या अभी अभी देखा 4 की पावर 9, जो आपके रीच में ना हो, है ना, जो बहुत दूर भाग रहा हो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको आप वहीं ब्रेक कर सकते हैं। हाँ अगर ऐसा है 2 की पावर 7 लिखा हुआ है तो ये किया जा सकता है, 3 की पावर 4 लिखा है तो भी किया जा सकता है, 5 की पावर 3 लिखा है तो भी किया जा सकता है, ये सब हमारी रीच में है। लेकिन 5 की पावर 31 अगर कोई लिख दे तो यार 5 को 31 बार थोड़ा ना मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इस तरीके से याद रहे। आई होप कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ये तो बस बच्चों वाली कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन, ये कोई भी कर सकता है, या आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए एक है ना, इसी पैटर्न पे एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, मतलब पैटर्न तो यही रहेगा, जनरल टर्म का ही रहेगा, लेकिन सवाल समझिएगा आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये, है ना, ये आपको दे रखा है बायनोमियल। आपको बोला है कि इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे तो एक टर्म आएगी x की पावर 8, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन का ना मतलब समझा देता हूँ। हम वही लेके चलते हैं जैसे हमारा वो वाला एग्जाम्पल a प्लस बी रेज टू 4, है ना। तो a प्लस बी रेज टू 4 में मुझे पता है
कि सबसे पहले क्या आता है NC0 4C0 है ना, a⁴ आता है, फिर आता है 4a³ b, फिर आता है 6a² b², फिर आता है 4ab³ और फिर आता है b⁴ है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि a⁴ का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा उसका कोएफिशिएंट 1। अगर मैं पूछूं a³ b का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 4। अगर मैं पूछूं a² b² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 6। ab³ का कोएफिशिएंट क्या है 4। तो कोएफिशिएंट वो होता है जो टर्म, कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाइड होती है। अब तो x की पावर 8 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा कांस्टेंट टर्म, वो आपको पूछा है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ये फॉर्मेट भी आप सीख लीजिए। इस फॉर्मेट, इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें कोएफिशिएंट पूछा जाता है किसी x की पावर 8 या x की पावर 11 जो भी उसमें आ रहा होगा सीरीज में, है ना, तो क्या है इसका प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या है, आप इसका जनरल टर्म निकालिए। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका जनरल टर्म, और जनरल टर्म का फॉर्मूला मुझे पता है TR+1। TR+1 इज इक्वल टू होता है NCR। तो 8CR है ना, मुझे पता नहीं है ना R क्या है, कौन सी टर्म पूछी है, मैं तो सिर्फ जनरल टर्म। तो 8CR 2x⁵ की पावर 8 माइनस R, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, यही होता है ना NCR a⁻n−r इंटू b। b क्या है, b है -5/x³ की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r, है ना। अब आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, जितने भी ये x के टर्म्स है ना, x के टर्म्स उनको एक साथ लिखना है। तो ये 8CR है, तो इसको मैं 8CR ही रहने देता हूँ। ये 2 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2। तो ये 2 इंटू x⁵ है ना, तो इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 8 - r इंटू x की पावर 5 है, तो 5 इंटू 8 इज 40 माइनस 5 इंटू r इज 5r। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया 2 की पावर 8, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन और उस पर पावर। ऐसा होता है ना a इंटू बी की पावर x लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ना a की पावर x इंटू बी की पावर x, ऐसा। तो वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब इसके लिए भी लिखो ऐसा ही। तो ये हो जाएगा -5 की पावर r मल्टीप्लाई बाय, ये x की पावर 3 है, ये नीचे है, तो क्या मैं इसको ऊपर ले जाके ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर -3, x³ को मैं ऊपर ले गया तो क्या लिखा, x की पावर -3, और -3 इंटू r क्या हो जाएगा, x की पावर -3r। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आ गया तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अगर ये x³ ऊपर होता तो सीधे लिख देता ना मैं x की पावर 3r, लेकिन ये x³ नीचे है, तो मैं पहले इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो क्या लिखूंगा, x की पावर -3 के ऊपर पावर r लिखिए, तो -3r हो जाएगा, है ना। ये सब पता होना चाहिए कि अगर जैसे मान लो x² है और उस पर भी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर 6, ये दोनों अपन में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इतना कर दिया मैंने। तो इतना करने के बाद अब देखो, जितने भी x, ये भी x की पावर 40 - 5r है, और ये x की पावर -3r है, तो ये जैसे होता है ना a की पावर 4 एंड a की पावर -3, तो क्या होगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे ना, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाती हैं, तो इसका हो जाएगा, ये देखो 8CR 2 की पावर 8 - r -5 की पावर r, और x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 40 - 5r प्लस -3r, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 40 - 8r, ठीक है। ये हो गया मेरा TR+1। आई होप समझ में आ रहा होगा ये, है ना, है ना। तो अभी तक आपने क्या समझा कि अभी आप ये भूल ही जाओ, आप ना जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म यानी TR+1 निकाला। जैसे ही हमने TR+1 निकाला, ये पूरा समराइज करके ये आ गया मेरा TR+1, है ना। अब ये मेरे पास TR+1 आ गया। अब मैं पूछूंगा, अब मैं देखूंगा कि एग्जामिनर या क्वेश्चन पूछने वाला मुझसे चाह क्या रहा है। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x�8। क्या बताना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x�8, यानी यहाँ पर ये जो x है, इसके इधर ये चीज क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए।
आई होप समझ में आ रहा होगा, तभी तो मुझे कोएफिशिएंट मिलेगा x की पावर 8 का। x की पावर 8 लाने के लिए ये चीज क्या होना चाहिए, 40 माइनस 8r। तो मैं अब लिखूंगा कि 40 माइनस 8r शुड बी इक्वल टू कितना, 8 होना चाहिए, तभी तो मुझे मिलेगा x की पावर 8, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये x की पावर 8 कब मिलेगा, जब मैं इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वेट करूंगा, 8 के, जो भी वो पूछा है। अगर यहाँ x की पावर 12 होता तो ये क्या होता, 12 हो जाता, 16 होता तो 16 हो जाता, जो पूछेगा वही तो लिखूंगा। तो 40 माइनस 8r किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए, तभी तो मुझे x की पावर 8 का कोएफिशिएंट मिलेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया इक्वल टू 8। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 40 माइनस 8 32 हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 8r हो जाएगा। तो r का वैल्यू हो जाएगा 4। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो r का वैल्यू कितना हो गया, 4। देखो 40 माइनस 8 4 जा 32, तो 40 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 8। तो आ गया ना x की पावर 8। अब निकाल दो। अब क्योंकि आपको r पता चल चुका है, तो अब आपको कोएफिशिएंट पता चल जाएगा x की पावर 8 का। तो r का वैल्यू 4 आया था, देखो 8c4 2 की पावर 8 माइनस r दैट इज 4 एंड माइनस 5 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो हम निकाल दिया ना। x की पावर यहाँ पे मैं 4 डालूंगा तो ये 8 ही आएगा। 40 माइनस 8 4 जा 32, तो x की पावर 8। तो x की पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या हो गया, ये हो गया, ये पूरा। ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज कहलाएगी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। x की पावर 8 का कोएफिशिएंट ये, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करके बता देता हूँ आपको। सो x की पावर 8 का कोएफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास 8c4 इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 4 8 16, और नेगेटिव की पावर इवन यानी बॉक्स खुलेगा पॉजिटिव। 5 की पावर 4 होता है 5 25 125 एंड 625। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, है ना, इंटू 5, और 4 फैक्टोरियल काट देगा 4 फैक्टोरियल को, और नीचे 4 फैक्टोरियल बचेगा जिसका वैल्यू होता है 24 इंटू 16 इंटू 625। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो 16 और 24, ये 2 बार, ये 3 बार, और अब ये 3 की टेबल में 1 बार, ये 2 बार, है ना। सो 8 7 जा 56 इंटू 2 5 जा 10 2 जा 20 इंटू 625। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x की पावर 8 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं वापस आपको समरी करके बता देता हूँ। जब भी आपको किसी टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आप समझ जाना कि आपको वो कांस्टेंट टर्म निकालनी है जो उससे मल्टीप्लाई हो रही होगी, है ना। x की पावर 8 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि x की पावर 8 आ कब रहा होगा इस एक्सपेंशन में। हमें मर्जी से थोड़ा ना पता चल जाएगा कि कब आ रहा है x की पावर 8। तो x की पावर 8 कब आ रहा होगा उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, जनरल टर्म। तो हम निकालेंगे जनरल टर्म का फॉर्मूला, और उसके बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाने के बाद जितनी भी x की टर्म्स है ना उनको एक साथ गैदर करेंगे। ये रही x की टर्म, ये रही x की टर्म, दोनों की पावर्स को जोड़ा तो ये आगे चली x की पावर 40 माइनस 8r। अब मैंने अपने आप से सवाल किया, मुझे चाहिए x की पावर 8, तो ये 40 माइनस 8r को क्या बनना पड़ेगा, 8 बनना पड़ेगा ना, तभी तो ये x की पावर 8 बनेगा। तो इस 40 माइनस 8r को 8 बनना पड़ेगा, उससे मुझे r का वैल्यू पता चल जाएगा, और जैसे ही r का वैल्यू पता चल गया यहाँ पे डाल देगा तो हमें हमारा कोएफिशिएंट पता चल जाएगा। सो आई होप ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी कल तो सैटरडे, कल हमारा शायद लेक्चर होगा नहीं। सो डे आफ्टर टुमारो जब भी हमारा लेक्चर होगा तो इसी फॉर्मेट पे हम और आगे क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ ये सीखेंगे कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है। तो वहां पर भी जैसे हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था ना, कॉम्बिनेशन की ग्रेटेस्ट टर्म कब मिलती है, तो यहाँ पर भी वही चीज है। तो कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जब हमें मिडिल टर्म बतानी होगी तो हम देखेंगे उसकी पावर n वो इवन है कि ऑड है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में मिडिल टर्म भी डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से कि जब हमें ये कोएफिशिएंट निकालना हो किसी एक्सपेंशन में तो वो कोएफिशिएंट किस तरीके से निकालते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आज मैंने एक क्वेश्चन तो आपको करवा ही दिया है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा।
आप आपकी जो बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल चैप्टर 4 में जो एक्सरसाइज 4.2 या 4.3 होगी आपकी, तो उसमें आपको इस पैटर्न के सवाल मिलेंगे। कोशिश करिएगा, कल छुट्टी है तो कोशिश करिएगा उनको सॉल्व करने की, कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वापस बात करेंगे जनरल टर्म पर भी, और बायनॉमियल थ्योरम की मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है वो भी। So thank you so much for watching. Have a nice day and I will see you guys in the next lecture. Bye.